जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कल मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। पिछले 3-4 महीने के अंदर भी मार्केट काफी गिरा है। शेयर मार्केट भारतवर्ष का करीब 12-13% की गिरावट हो चुकी है। जो बड़ी कंपनियां हैं, मिडिल लेवल कंपनियां जो हैं, उनमें 13-14% की गिरावट आ गई है और जो बहुत छोटी कंपनियां हैं उनमें करीब 14-15% की गिरावट आ गई है। तो मार्केट में भयावह स्थिति है, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हैं। अब इसी सिलसिले में कई मैं वीडियो वैसे बना चुका हूं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, मित्र का मतलब देवेंद्र सुरजन जी हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग मेरे मित्र बन जाते हैं, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि भाई शेयर मार्केट का स्वामी साहब ये हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो मैं क्या करूं। और मैं जानता हूं बहुत सारे मेरे दर्शक श्रोता ऐसे हैं जिनके प्रश्न दिमाग में ऐसे हैं, जो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि जो मार्केट गिर रहा है और ये 13-14% मार्केट गिर चुका है, और कहां तक गिरेगा और कितना गिरेगा और कब रुकेगा और कब उठेगा, ये प्रश्न लोगों के दिमाग में है। तो मैंने सोचा, क्योंकि देखिए मैं कोई ब्रोकर तो हूं नहीं, ना मैं शेयर मार्केट का कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं जो उनके टीवी चैनल्स भेजता हूं बैठता हूं, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट मैंने 14-15 साल पढ़ाया है और ये सब्जेक्ट मुझे बड़ा प्रिय है और इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारा काम किया। तो मैं एक अध्यापक के रूप में बात करूंगा, मैं कोई ब्रोकर के रूप में या कोई रिकमेंडेशन या आप लोगों को राय नहीं दूंगा। मैं केवल आपको वो सिद्धांत बताऊंगा जिन सिद्धांतों के बेसिस पर आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं या बचाने का प्रयास करते हैं। बचेगा कि नहीं बचेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेरा अध्ययन है या बाकी लोगों का अध्ययन है, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं शेयर मार्केट के, उनका जो अध्ययन है वो पास्ट ट्रेंड्स के आधार पे होता है कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात आपको समझनी बहुत आवश्यक है कि शेयर मार्केट में 10 के 10 निर्णय आपके सही नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते, विश्व के सबसे बड़े एक्सपर्ट के नहीं हो सकते। और क्योंकि शेयर मार्केट इतना ज्यादा चतुर है कि वो बड़े बड़े दिग्गजों को हिला के रख देता है। तो जो डाउ जोन्स हो या वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला हो या रामदास अग्रवाल हो या कोई भी हो, फंड मैनेजर हो, वो ये नहीं कह सकता कि 100 में से 100 निर्णय उसके सही हुए पास्ट में या होंगे। लोग ये करते हैं कि जो उनके सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं उनको ज्यादा बताते हैं और जो उनकी फेल्योर स्टोरीज हैं उनको वो छिपा जाते हैं, जबकि वास्तविकता में केवल अंतर ये होता है कि जो लोग समझ के शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं उनके 10 में से 7 निर्णय सही होते हैं, 3 गलत होते हैं, और जो बिना समझे घुसते हैं शेयर मार्केट के अंदर उनके 7 गलत होते हैं, 3 सही होते हैं। तो बिना समझे मार्केट के अंदर घुसने वालों को नुकसान होता है और जो समझ के शेयर मार्केट में आते हैं उनको फायदा होता है। केवल ये सिद्धांत का अंतर। तो मैं एक थ्योरेटिकली जो शेयर मार्केट के मूल सिद्धांत है उनके बारे में बताऊंगा, और ये मैं बिल्कुल कतई क्लेम नहीं करता जो मैं कह रहा हूं सही होगा, क्योंकि शेयर मार्केट पहले ही जैसे मैंने बताया बड़ा बुद्धिमान होता है और बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को पटकनी दे देता है। लेकिन अगर ये सब चीजें आप स्वाध्ययन करेंगे और खुद समझेंगे तो शायद आप अपने पैसे को बढ़ा सकेंगे। और समझनी बहुत आवश्यक है, जितने भी लोग बहुत अमीर हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, या तो वो इन प्रकार की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके प्रोमोटर्स हैं या उनके शेयर होल्डर्स हैं। माने साधारण नौकरी से आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, अगर उसके शेयर होल्डर बन जाएं या प्रोमोटर बन जाएं तो अरबपति। जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी मैंने पढ़ाया, शेयर मार्केट भी मैंने पढ़ाया। अगर मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे तो आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, 7% मिले, 8% मिले, 6% मिले, वो आपको पता है वो पैसा आपको कितना मिलेगा। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में पैसा लगा दें तो आपका 1 रुपए 1,000 रुपए भी हो सकता है और 1,000 रुपए 1 रुपए भी हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक बैंक है, आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और आपके 100 करोड़ रुपए है। अगर आपने ये 100 करोड़ रुपए मान लीजिए एक कंपनी को लोन दे दिया, और ये 100 करोड़ रुपए जिन लोगों से आपने उठाया उसकी कॉस्ट मान लीजिए 6% है, और आपने ये लोन
उस बोरोवर को 10% में दे दिया, 4% का आपका प्रॉफिट है, 6% की कॉस्ट है, 10% रिटर्न मिलेगा, 4% का प्रॉफिट है। आपके मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई 1-8% की, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं, जो सिक कंपनीज हो जाती हैं, उसका प्रोविजन आप कर लीजिए 1% और हो गया, तो भी आपको 2% का प्रॉफिट होगा। ये आप 100 करोड़ रुपए लगाएंगे तो 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर एनपीए ज्यादा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। एनपीए नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1 करोड़ होगी और 4 करोड़ का आपने टोटल प्रॉफिट हुआ और 1 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हुई, आपको 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंजल फाइनेंसर, अब मैं थोड़ा सा बता दूं एंजल फाइनेंसर और वेंचर कैपिटलिस्ट होता क्या है। एंजल फाइनेंसर वो व्यक्ति होता है जो उन कंपनियों की संभावनाओं को देखता है जिनके बिजनेस मॉडल से वो कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है और उसमें अपना पैसा लगाता है। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो वेंचर कैपिटल वो होता है जो कि किसी वेंचर में, किसी ऐसी कंपनी में जो आज बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अगर ये 10 साल के बाद ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई, रिलायंस बन गई, आईसीआईसीआई बैंक बन गई, इन्फोसिस बन गई, तो हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो एंजल फाइनेंसर और वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी टैलेंट को और ऐसे बिजनेस मॉडल को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसमें 1 रुपए का 1000 हो जाए, और ये बड़ा विशेषज्ञता का काम है। ठीक है, मैं मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आजकल आप टीवी शो देखते होंगे, गाने के शो होते हैं, नाचने के, डांस के शो होते हैं। अब मान लीजिए आप, ये तो मैं अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल फाइनेंसर्स की बात कर रहा था, वो कर रहा था जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से पैसा लगाते हैं। मान लीजिए जैसे आजकल बहुत लोग टैलेंट हंट करते हैं, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में और विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब घर में पैदा हुए हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन क्योंकि वो गरीब हैं तो उनकी प्रतिभा जो है विश्व के सामने नहीं आ पाती और वो प्रतिभा उनके सामने खत्म हो जाती है। जैसे मुझे याद है प्रयागराज में मैं रहता था, उस समय इलाहाबाद था, प्रयागराज तब हुआ है। तो हमारे घर के पास एक लड़का हुआ करता था, हमीद। हमीद बड़ा गरीब घर का लड़का था और घर के बाहर वो बंदर को अपने पीठ पे, हम 8-10 साल के थे, वो 12-13 साल का रहा होगा, अपने पीठ पे एक बंदर को बिठाकर वो बड़ा जोर जोर से गाना गाता हुआ जाता था और इतना सुंदर गाना गाता था, इतनी बढ़िया आवाज उसकी थी, हमें लगता था यार ये तो मोहम्मद रफी का वो है। लेकिन उस जमाने में इस प्रकार का टैलेंट हंट होता नहीं था, तो उसकी बुढ़ा हो गया होगा, मैं 72 साल का हूँ, वो 74-75 साल का होगा, पता नहीं जिंदा होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन टैलेंट खत्म हो जाते थे क्योंकि प्रतिभाओं को उभरने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आज के तारीख में चाहे क्रिकेटर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे बास्केटबॉल प्लेयर हो, चाहे पहलवान हो, चाहे दौड़ने वाले हो, डांस करने वाले, कोई भी हो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपकी प्रतिभा को ढूंढ कर वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल फाइनेंसर्स उस प्रतिभा को उभार कर आपको भी फायदा पहुंचा सकते हैं और अपने को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और करोड़ों रुपए बना सकते हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के रहने वाले हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन यूट्यूब में वो अचार बनाने की विधि, खेत में उपज बढ़ाने की विधि, मतलब आज के जमाने में हर आदमी जो है यूट्यूब देखता है। कोई भी समस्या आती है, मेरा भी ऐसे ही होता है। मेरा एक दिन मैंने देखा, जो मेरा वो था लैपटॉप था, उसके अंदर एक समस्या आ गई, तो मैंने कहा ये तो खुल ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है। तो मैंने टीवी में, यूट्यूब में लगा के देखा, उन्होंने बताया कि ये कीजिए खुल जाएगा। मैंने किया और खुल गया। लेकिन मैंने देखा कि उसी व्यक्ति जिसने ये डाला था वीडियो, उसके लाखों व्यूज हो चुके थे। तो जिन लोगों का टैलेंट है आज के तारीख में, तो यूट्यूब के माध्यम से वो अपना धन भी अर्जित कर सकते हैं और घर का खर्चा भी चला सकते हैं। और ये लोग इस टैलेंट को ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट के अंदर जो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल फाइनेंसर्स हैं, वो बिजनेस मॉडल को देख के और आदमी का कमिटमेंट देख के, जो उसका प्रमोटर है कि ये कंपनी को ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आया है कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, आज तो नहीं है, इस आदमी के पास पैसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनके पास भरपूर पैसा है, उन्हें नहीं पता पैसे का क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट भरपूर है लेकिन पैसा नहीं है। अब इनकी मैचिंग करनी है, और जिनके पास बहुत पैसा है, टैलेंट नहीं है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इस पैसे का क्या करें, तो कहते हैं यार लेट अस हंट द टैलेंट। और उनके सामने प्रपोजल आए, 100 लोगों ने प्रपोजल रखे, उन्हें लगा यार ये जो बिजनेस मॉडल है ये इतना बढ़िया है,
कि अगर इस लड़के ने इसे कमिटमेंट के रूप में काम किया तो ये कंपनी तो 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी और ये भी अरबपति बन जाएगा, मैं भी अरबपति बन जाऊंगा। ये कंसेप्ट है एंजल फाइनेंसर और वेंचर कैपिटलिस्ट का। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर इन्फोसिस में या रिलायंस में आपने 40 साल पहले पैसा 1 लाख रुपए लगाया होता तो आप आज का इतना पैसा होता कि आप हिंदुस्तान के बड़े अमीर लोगों में आपकी गणना होती। लेकिन ये समझना कि कौन सी कंपनी रिलायंस और इन्फोसिस बनेगी और कौन सी कंपनी है जो आज बहुत अच्छी चल रही है और 10 साल के बाद खत्म हो जाएगी, यही तो असली टैलेंट है पता चला ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ी कंपनियां थी और नामो निशान नहीं है उनका, और बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो बहुत छोटी कंपनी थी और आज बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। जैसे उदाहरण लीजिए आप, एक कंपनी जब पहले एक कंपनी थी जो प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, फिर वो पार्टनरशिप कंसर्न बनी, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, फिर वो क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, फिर वो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब उसने सेबी के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। अच्छा, जब वो कंपनी बिल्कुल छोटे से कंसेप्चुअल स्टेज पे थी, उसमें प्रोमोटर के पास पैसा नहीं था, उसने 1 लाख रुपए अपने लगाए और बिजनेस चलाया। फिर उसने 1-2 लाख का लोन लिया, 3 लाख से कंपनी चलाई। फिर उसने लगा कि यार ये तो और बढ़ाना चाहिए 5 करोड़ का, तो फिर उसने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, बढ़ाया। अब उसे 500 करोड़ की आवश्यकता है, तो 500 करोड़ रुपए तो उसके मित्र देंगे नहीं ना, उसके पास है। तो क्या करेगा कि शेयर मार्केट में जाएगा, कंपनी को लिस्ट कराएगा, 300-350 करोड़ मार्केट से उठाएगा, 100-150 करोड़ अपने जो पैसा कमाया है बाकी लोगों से, उनसे जाके कहेगा कि भाई कंपनी का मॉडल देख लो, तुम्हें लगता है कंपनी ये कंपनी हजारों करोड़ कमाएगी और तुम पैसा लगाओगे, तुम्हारा पैसा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एंजल फाइनेंसर हूं और मैंने टैलेंट पहचान लिया किसी का, या मैंने एक सिंगर का टैलेंट पहचान लिया, या सचिन तेंदुलकर टाइप कोई क्रिकेटर के टैलेंट को मैंने पहचान लिया, और मैंने कहा यार बच्चा तो सचिन तेंदुलकर बन सकता है, बड़े गरीब घर का लड़का है। तो मैंने मान लीजिए, और मैंने उसके माता पिता से परमिशन लेके उससे कहा कि भाई ऐसा है, इसे मेरे साथ एसोसिएट कर दो, मैं इसे मुंबई ले जाऊंगा, इसको बढ़िया ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, और उसके बाद जितना भी पैसा ये कमाएगा क्रिकेट के माध्यम से या गाना गा के या नाच के या व्हाटएवर, जिस भी टैलेंट को यूज करते हुए जो पैसा कमाएगा, आधा इसका आधा मेरा। तो उससे क्या होगा कि जिसके पास टैलेंट है और पैसा नहीं है उसको भी प्रतिभा चमकाने का मौका मिला। और अगर मेरे पास ये क्षमता होती कि मैं उसके टैलेंट को पहचान लेता तो मैं भी पैसा कमाता और मैं उसको पैसा कमाने में मदद भी करता, तो पूरा एक सोशल बेनिफिट की बात बन जाती और देश के स्थिति में भी सुधार होता। एक देश को और सचिन तेंदुलकर या एक बढ़िया सिंगर मोहम्मद रफी मिल गया होता जिसका टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया हो। ये इंडस्ट्री की बात है। लेकिन अब इंडस्ट्री कई ऐसी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं और हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए, तो हर समय ध्यान देना बहुत आवश्यक। तो शेयर मार्केट के अंदर जैसे देवेंद्र सुरजन साहब ने मुझसे पूछा कि साहब ये मार्केट में जो बुरी हालत हो रही है इसमें क्या मैं मार्केट को छोड़ दूं, और ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। तो मैं कुछ सिद्धांतों, मूल सिद्धांतों की बात करता हूं और टिप कोई नहीं दूंगा, मूल सिद्धांत, क्योंकि सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर में नहीं हूं। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये जो फाइनेंशियल चैनल्स होते हैं इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको सेबी ने पनिश किया है, क्योंकि वो वहां बैठते थे, राय देते थे, उसमें अपनी पोजीशन लेते थे और 7.5 करोड़ का हेर फेर उन्होंने कर दिया। तो किसी भी एक्सपर्ट की बात मानना आवश्यक नहीं है, मेरी बात भी मत मानिए, मैं केवल थ्योरेटिकल एजुकेशनल पर्पस के लिए जो आपको बता रहा हूं उसका अध्ययन कीजिए, और चाहिए तो मानिए, चाहिए तो ना मानिए। लेकिन जब सुरजन साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि देखिए एक चीज तो ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होंगे, और ये किसी के कुवत की बात नहीं है वो बता सके कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, कब तक बढ़ेगा, कब तक घटेगा, कब पलटेगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। अगर ये किसी को पता करने की क्षमता होती वो आदमी मल्टी बिलियनर हो गया होता, विश्व का सबसे अमीर आदमी। मतलब मैं तो अपने एमबीए के स्टूडेंट से कहता था कि अगर तुम और कुछ मत पढ़ो, केवल ये पढ़ लो कि सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेगा घटेगा, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, तो तुम इतना पैसा कमा लोगे कि तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे। लेकिन इसको करना संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसके लिए कॉम्पिटेंस की आवश्यकता है, उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है, उसके लिए टैलेंट की आवश्यकता है, उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, उसके लिए तपस्या की आवश्यकता है। अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जो म्यूचुअल फंड, एक फंड मैनेजर ये सब कर सकता है जो आपके अंदर अपेक्षित था, और करके आपको पैसा कमाता है और पैसा कमा के आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। पहला सिद्धांत, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, वो सिद्धांत है जो डाउ जोन्स ने कहा कि व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, एंड व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। मार्केट में जब भय बहुत ज्यादा व्याप्त हो जाए तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
और मार्केट में जब लालच बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो आपको मार्केट में बेच के निकल जाना चाहिए, जबकि होता उल्टा है। जैसे सुरजन साहब आज परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि आज मार्केट में पैनिक है, और जब मार्केट में पैनिक होता है तो ज्यादातर लोग उसमें घबरा के मार्केट से भाग जाते हैं। और जब मार्केट में ग्रीड होता है, जब देखते हैं यार उन्होंने कार खरीद ली, उन्होंने बंगला खरीद लिया, उन्होंने विदेश ट्रिप कर ली, तो जब बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाता है, बहुत ज्यादा लालच हो जाता है, तो शेयर मार्केट में लोग घुस जाते हैं। तो जब वो मानी माथे लालच में घुसेंगे और पैनिक में भागेंगे तो उनको नुकसान होगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, जिनको मार्केट की समझ होती है, जब मार्केट में पैनिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में घुसते हैं, और जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाता है तो निकल जाते हैं। तो जो वीक हैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो पैसा कमाते हैं। तो जब मार्केट में पैनिक बहुत ज्यादा हो जाए तब आपको मार्केट में घुसना चाहिए। तो आज पैनिक है, अब ये पैनिक कब तक चलेगा, और डीप होगा या नहीं होगा, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी 10% और गिरेगा, 5% और गिरेगा, या 20% गिरेगा, या यहां से पलट के 20% ऊपर चला जाएगा, नोबडी नोज। तो ये आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। एक सिद्धांत तो ये हो गया कि द मार्केट इज ग्रीडी भी पैनिकी, द मार्केट इज पैनिकी भी ग्रीडी। नंबर 2, हम लोग बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो की। हर समय शेयर मार्केट के एंट्री लेवल पे एक रिस्क होता है, एक रिवार्ड होता है। अब मैं बहुत ज्यादा तकनीकी मामलों को आपको नहीं उलझाऊंगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो सब मैं नहीं उलझाऊंगा, लेकिन जब मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, घटने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जिसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड। घटना माने रिस्क कितना है और बढ़ना माने रिवार्ड कितना है। तो मार्केट जब 26,000 निफ्टी पे था तो उस समय मानी बात है कि बढ़ने की संभावना तो बहुत कम थी, वो 27,000 तक जा सकता था, लेकिन 26,000 से घट के वो 20,000 आ सकता था। तो रिस्क वॉज बिगर देन द रिवार्ड। लेकिन आज के तारीख में जब मार्केट 23,000 के आसपास है तो इसमें रिस्क रिवार्ड करीब करीब बराबर है। मैंने अगर आप पैसा लगाएंगे तो ये 25,000 भी जा सकता है, ये 19,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर कल मान लीजिए मार्केट 19,000 आ जाए, उस समय अगर आप पैसा लगाएंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और रिवार्ड बहुत ज्यादा बन जाएगा। मैंने 19,000 से वो 18,000 तो जा सकता है और 26,000 भी जा सकता है। तो उस समय जरूरी है कि आप पैसा लगाएं। हो सकता है उसके बाद वो 17,000 भी चला जाए, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आपको फिर एक और चीज देखना आवश्यक है कि शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करे या निकाले या डाले या कब डाले कब निकाले, ये सारी चीजें डिपेंडेंट करती हैं कि जो पैसा लगाने वाला आदमी है उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। और मैं तो ये राय दूंगा कि वो शेयर मार्केट में पैसा मत डालिए, वो वाला पैसा मत डालिए जिसके 10-20% गिर जाने से आपके घर के खर्चे में परेशानी आ जाए या आपको घर में कोई परेशानी आ जाए। वो पैसा लगाइए जो एक्स्ट्रा है, जिसको आप 4-5 साल 6 साल तक लगा सकते हैं। कभी भी शेयर मार्केट में 1-1.5 साल के लिए पैसा मत लगाइए, 3 साल से पैसा कम मत लगाइए। लगाना है तो 5 साल से ज्यादा लगाइए, और 10 साल से ज्यादा लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिर तो 10 साल से ज्यादा लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी। तो सुरजन साहब ने कहा कि वो पिछले 5-6 साल से पैसा लगा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखिए, मैं 20 साल से लगा रहा हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से मैं 20 साल से लगा रहा हूं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब म्यूचुअल फंड में हर महीने में एक नियत अमाउंट डाल देता हूं। अच्छा, अब 20 साल से लगा रहा हूं तो मार्केट मानी बात है पिछले 20 साल में तो कई गुने बढ़ गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि 6 महीने के अंदर वो 15% क्रैश भी कर गया है। लेकिन मैं क्योंकि 20 साल से लगा रहा हूं तो मेरे को अभी भी मैं प्रॉफिट में बैठा हूं। हाँ, कुछ चीजें मैंने प्रॉफिट कमा के बेच दी, कुछ नहीं बेची। तो अगर जितना बेचा है और जितना प्रॉफिट कमाया है उसको मैं कंसीडर कर लूं तो आज में मैं प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में बैठा हूं। लेकिन अगर मैंने केवल 1 साल पहले पैसा लगाया होता या 6 महीने पहले साल लगाया होता, या जिन लोगों ने 6 महीने पहले पैसा लगाया उनको तो बड़ा हैवी नुकसान है कि वो मार्केट 12-13% चला गया है। तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और थोड़ा लॉस हो सकता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपके लिए फेवरेबल है, और मार्केट में एक भी पॉजिटिव न्यूज जो है मार्केट को पलट सकती है। जैसे आप जानते हैं भारत के शेयर मार्केट में निर्मला ताई ने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया। माने आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं और 1 साल के पहले बेचें तो भी उसके पे जो टैक्स गवर्नमेंट लेगी वो भी बढ़ गया, और 1 साल के बाद भी बेचेंगे तो भी टैक्स बढ़ गया। तो इसका माने आपको शेयर मार्केट में अगर आप 12% का प्रॉफिट कमाते हैं और 20% का टैक्स दे देते हो, 10% का रिटर्न मिलता है। टैक्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने तो अपना फायदा उठा लिया। लेकिन अगर मान लीजिए बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निर्मला ताई कम कर दें, जिसकी संभावना कम लगती है क्योंकि गवर्नमेंट तो हम लोगों को चूस के सारा
टैक्स वसूलना चाहती है, लेकिन अगर कम कर देंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा। और उस समय अगर आप घबरा के आज आपने शेयर में अपना सब कुछ बेच दिया तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई फेवरेबल निर्णय दे दें कल भारत के फेवर में, या तेल के प्राइसेस $20 गिर जाएं तो शेयर मार्केट बूम कर जाएगा, भारत का शेयर मार्केट बढ़ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि स्वामी साहब मैंने तो बेच दिया, मेरा नुकसान हो गया। तो आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, किस लेवल पे खरीदेंगे, किस लेवल बेचेंगे, ये आपका निर्णय। अब मैं और भी इंडिकेटर्स बताता हूं जिनका अध्ययन करना आपको बहुत आवश्यक है, जिससे आज की मार्केट सिचुएशन, मार्केट की जो है पता चलती है। पहला सिद्धांत यह कहता है कि अगर गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हों, सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हों, इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। क्योंकि जब रिसेशन आता है तो लोग सेफर हेवेंस में जाते हैं। सेफर हेवेंस कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है और डॉलर है। तो डॉलर का मजबूत होना और गोल्ड का महंगा होना, इसका मतलब यह है कि लोग, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ए इकोनॉमिक स्लोडाउन। और जब इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम करती है तो लोग गोल्ड और सिल्वर बेच के शेयर मार्केट की तरफ आते हैं, रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। तो आज रियल एस्टेट सेक्टर को आप देखिए, 22 तारीख को रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा गिरा है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट में लॉस की संभावना होगी तो रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि वही लोग जो पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट में, अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, वही रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। तो पहला सिद्धांत यह हो गया कि गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ना इकोनॉमिक स्लोडाउन को दिखाता है और इकोनॉमिक रिकवरी को दिखाता है जब गोल्ड के प्राइसेस गिरें, नंबर एक। नंबर दो, अगर ऑयल क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं, इसका माने वो इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी का क्रूड से एक डायरेक्ट संबंध है। और क्रूड के प्राइसेस बढ़ना माने इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई है, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी खराब होनी चाहिए, क्योंकि 85% क्रूड तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इकोनॉमी, लेकिन क्रूड के दाम बढ़ते तब हैं जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसका माने आपको अगर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी या डाउनवर्ड जाएगी, इसके लिए आपको गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस का मूवमेंट भी देखना होगा, क्रूड के प्राइसेस का मूवमेंट भी देखना होगा। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसा निकाल रहे हैं, कौन सा सेक्टर गिर रहा है और कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है। देखिए, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं। एक एग्रेसिव सेक्टर्स होते हैं, एक डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं। एग्रेसिव सेक्टर्स वो होते हैं जो इकोनॉमी के साथ उनका डायरेक्ट जुड़ाव होता है, कि अगर इकोनॉमी बहुत बढ़िया करेगी तो ये एग्रेसिव सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी अच्छा काम नहीं करेगी तो ये बहुत खराब काम करेंगे। और डिफेंसिव सेक्टर्स वो होते हैं जिनका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, इकोनॉमी अच्छी चले या खराब चले वो अपनी गति से चलते रहेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे। जैसे एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, ये डिफेंसिव सेक्टर्स है। आईटी है, डिफेंसिव सेक्टर्स है। क्यों है? क्योंकि मानी बात है कि अगर आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी तो डबल दवा थोड़ी खाना शुरू कर देंगे आप, या अगर इकोनॉमी खराब हो जाएगी तो बीपी की और शुगर की दवा कम थोड़ी कर देंगे, तो खानी पड़ेगी, दैट इज अ मस्ट। तो उसका इकोनॉमी से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। या आप एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो तो आप खरीदेंगे चाहे इकोनॉमी अच्छी हो चाहे इकोनॉमी खराब हो। आईटी सेक्टर में जो आपको करना है सो करना है, क्योंकि वो दैट इज अ मस्ट। लेकिन आप जो वाइट गुड्स हैं, जो फ्रिज हैं, कार हैं, टीवी हैं, लग्जरी गुड्स हैं, उनको खरीदना कम कर देंगे अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा और आपकी इनकम कम हो जाएगी तो अगर लोग डिफेंसिव सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं लोगों ने एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर में जाना शुरू कर दिया है और एग्रेसिव सेक्टर को छोड़ना शुरू कर दिया, इसका माने इकोनॉमिक स्लोडाउन आ रहा है। और अगर वो डिफेंसिव सेक्टर छोड़ के एग्रेसिव सेक्टर में जा रहे हैं, इसका माने इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है। ये दूसरा सिद्धांत हुआ। तीसरा सिद्धांत क्या हुआ? आपको ये देखना है कि केवल ये मत देखिए सेंसेक्स इंडेक्स बढ़ा, सेंसेक्स निफ्टी बढ़ा या घटा, ये भी देखिए कि जो मिड कैप हैं और स्मॉल कैप हैं वो बढ़े या घटे। जैसे कल 21 तारीख को लार्ज कैप तो करीब 1.5-2% गिरा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप 3% गिरे। इसका माने ब्रॉडर इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरा। आज की तारीख में 22 तारीख को भी लार्ज कैप कम गिरे हैं, अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज्यादा बढ़े हैं, गिरे हैं। इसका माने कि इसको कहते हैं हम मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गोइंग अप और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गोइंग डाउन, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, माने बढ़ने वाले शेयर 500 हैं, गिरने वाले 2500 हैं, इसका माने मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा नेगेटिव है।
बढ़ने वाले 1,500 हैं, गिरने वाले 1,000 है, इसका माने मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। तो मार्केट ब्रेथ अगर लगातार नेगेटिव होती चली जा रही है, इसका माने मार्केट के अंदर गिरावट की बहुत ज्यादा संभावना है। और पिछले 2 दिन से दिख रहा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिर रहे हैं और लार्ज कैप कम गिर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है। गिरेगा या नहीं गिरेगा मैं नहीं कह रहा हूं, वो आप जाने, मैं तो केवल ये कह रहा हूं जो सिद्धांत है, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो ये कहती हैं। तो अब सुरजन साहब के प्रश्न का जवाब देते हुए मैं केवल बाकी जो मित्र हैं और बाकी जो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भैया देखिए, शेयर मार्केट अगर आप अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं, आराम शलाम पैसा कमाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप रियल एस्टेट में अरबपति नहीं बन सकते। आप खरीद लेंगे, जब आप खरीदेंगे तो उसके दाम बढ़ा के लोग बेचेंगे, और जब आप बेचने जाएंगे तो खरीदार नहीं मिलेंगे। सोने में भी भाई, अगर आप एमसीएक्स में जाएं या म्यूचुअल फंड गोल्ड का खरीदे तो बात दूसरी है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, आप जो सुनार उनार है, मेरी बात, आपने पता चला कि 1 लाख का सोना खरीदा तो 15,000 रुपए तो सुनार ने तभी मार लिया, तो आपको 85,000 का सोना मिला, और उस समय दाम है मार्केट के अंदर 1,30,000। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो फिर वो 20% काट लेगा। पहले तो कैश नहीं देगा, कहेगा रिटर्न कर लो, एक्सचेंज कर लो, और अगर खरीद भी लिया तो उसमें आपको देगा 1 लाख रुपए। तो पता चला कि जो आपको तो फायदा ही नहीं हुआ। 5 साल रखने के बाद वहीं के वहीं आप खड़े हुए हैं, क्योंकि पहले भी उसने 15% काटा, और खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो ये होता है जब फिजिकल गोल्ड और सिल्वर लोग खरीदा करते थे। खैर अब अच्छा है, एमसीएक्स के अंदर लोग खरीदने लगे हैं जिसमें प्रकार की कटौती नहीं होती है, शुद्धता की कोई समस्या नहीं होती है, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो कमोडिटीज में भी क्योंकि ये सारी चीजें होने लगी हैं। लेकिन अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, और आपको खुद अध्ययन करना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा घबराहट हो, तो उस घबराहट में अगर आप नुकसान में बेचेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, कि हो सकता है मार्केट पलट जाए और फिर आप कहें कि स्वामी साहब आपने बताया क्यों नहीं था। तो मैं बताने लायक स्थिति में नहीं हूं, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हूं, एक अध्यापक हूं। केवल आपको ये बता रहा हूं कि थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए, मूल सिद्धांतों को पढ़िए, लोगों से केवल सुनिए, और लोगों की बात को सुनने के बाद खुद चिंतन मनन कीजिए। उनके सुझाव पे कोई खरीदारी और सेलिंग और बाइंग मत कीजिए। और अगर आप बहुत ज्यादा पैसा, अगर छोटी उम्र के लोग 20-22 साल के बच्चे अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से 40 साल तक पैसा लगाएंगे, तो मैं हाँ ये कह सकता हूं कि दे विल हैव सो मच ऑफ मनी कि उन्हें नहीं पता होगा कहां खरीदें। लेकिन अगर आप 3-4 साल के कम अवधि के लिए पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए लगाइएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से लगाइएगा, या बहुत ज्यादा अगर विशेषज्ञ हो और आपको अध्ययन कर लिया हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेडर मत बनिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।